नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन छोड़े थे वो आपने पढ़े होंगे। वापस मैं आपके सामने आया हूं और आज हम फिर और बढ़िया तरीके से बहुत बेहतरीन से क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के कुछ बेहतरीन से सवालों का। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, जो एससी का जो आरक्षण है ना, उस आरक्षण में भी एक आरक्षण जो है दिया गया है, उसको लेकर जो है एक इशू है। तो उसको लेकर एक जो है विधेयक आया है, उस पर हम जरा थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। चर्चा क्या कह रही है कि तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया है। तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया है? तो अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण विधेयक जो है 2025 क्या किया है, ये जारी किया। ठीक है, ध्यान रखना, एससी जो कास्ट है इसका आरक्षण का युक्तिकरण विधेयक 2025 जारी किया है। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि अनुसूचित जातियों के लगभग 59 समुदाय जो हैं उनके आरक्षण में उपवर्गीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। मतलब उसमें भी एक कैटेगरी छांट ली है कि किस कास्ट की जो इनकम है वो कम है, किस कास्ट की इनकम ज्यादा है। अगर कोई नौकरी आएगी तो कहाँ किसको जो है वरीयता दी जाएगी, उसके आधार पर जो है इनको बांट दिया गया है। ठीक है, इसमें जैसे आपको पता होगा कि भारत की अगर बात करें तो भारत का जो संविधान है ये क्या कहता है कि एससी वाले जो कैंडिडेट हैं इनको 15% का जो है क्या करता है, आरक्षण देता है। तो 15% के कोटे के भीतर 1%, 9% और 5% तीन कैटेगरी में जो है इनकी सब कैटेगरी को क्या कर लिया गया है, बांट लिया गया है। आरक्षण से संबंधित कुछ अनुच्छेद की बात करता हूं मैं। अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण होगा। आपको पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का लोकसभा का आरक्षण नहीं होता है, लोकसभा में होता है बस। ठीक। 332 में राज्य विधानसभा, अब बात चल रही है विधानसभा की, राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण होता है। विधान परिषद में एससी और एसटी का आरक्षण नहीं है। ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 16 का 4A जो है ये क्या कहता है कि आर्टिकल 16 में आप ये कहेंगे कि जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण जो है मिलेगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 4A कहता है कि एससी और एसटी की पदोन्नति में भी आरक्षण जो है दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 243D पंचायत में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो कुल 543 संसदीय क्षेत्र हैं। इन 543 संसदीय क्षेत्र में 412 जो है वो सामान्य है, जो जनरल कास्ट है उनके लिए रिजर्व है। इसके अलावा 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें जो है एसटी के लिए जो है क्या है, रिजर्व है। ये आपको फैक्ट थोड़े ध्यान होने चाहिए। और लास्ट वाला जो आपको मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा चर्चा और कंफ्यूजन वाला जो है एक पॉइंट है कि 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 में संसद के द्वारा जो विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कुछ चीज में चेंज किया था, तो इनको जो है आरक्षण को इनके 80 वर्ष की आयु तक बढ़ा दिया था। मतलब कि आने वाले 2030 तक उस आरक्षण की अवधि को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड में किसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब जो कार्यवाही होंगी तो उसमें जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और बहस करने वाले अधिवक्ताओं की जो सूची है उसकी एक एक बात को क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा। आपको पता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि यहाँ पर एक भी काम ऐसा नहीं होता जो बिना लिखा पढ़ी के हो। तो इसमें आपको जरा ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता और एडवोकेट के ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट की उपस्थिति के मामले की सुनवाई न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर बहस कर रहे हों और ऐसी बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड और न्यायालय की सहायता के लिए एक एक अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड जैसा भी मामला जो है देखा जाएगा कि जिसकी भी जो बहस होगी उसको भौतिक रूप से वहां पर आना ही जरूरी है। ठीक है, जरा इसमें कुछ महत्वपूर्ण से मैं बात बताता हूं। देखो, कार्नेलिया सोराब जी भारत की पहली महिला वकील थी। कौन थी? भारत की पहली महिला वकील जो है कार्नेलिया सोराब जी है।
लिली थॉमस अगर बात करें तो लिली थॉमस भारत की बहुत फेमस वकील में से एक रही है, और लिली थॉमस LLM की डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली की वैधता को जो चुनौती दी थी वो लिली थॉमस के द्वारा ही दी गई। ठीक, इसके अलावा याचिकाओं की बात करें तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी, जिसको पीके हिंगोरानी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक बहुत फेमस वकील हैं, और इन्हें जनहित PIL, ठीक है, इनको PIL की जननी या PIL की माता कहा जाता है। ठीक, तो ये जरा फैक्ट है कुछ, ये MTS में 2-3 बार ये क्वेश्चन आए हैं, तो वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण, वरुण युद्ध अभ्यास है, आपको पता है नौसेना का एक युद्ध अभ्यास है। प्रतिवर्ष भारत के साथ कौन सा देश करता है, तो ये करता है फ्रांस। कौन सा करता है, फ्रांस। ठीक है, अभी जैसे एक डेजर्ट करके एक युद्ध अभ्यास हुआ था, डेजर्ट करके युद्ध अभ्यास हुआ था, वो किसके साथ हुआ था, मिस्र के साथ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको एक युद्ध अभ्यास भी पढ़ाया था जिसका नाम था खंजर। खंजर युद्ध अभ्यास अगर आपको याद हो तो खंजर युद्ध अभ्यास किर्गिस्तान के साथ, ठीक है, किर्गिस्तान के साथ जो है हुआ था। आपको ध्यान रखना है, किर्गिस्तान के साथ ये युद्ध अभ्यास हुआ था। ठीक, अगर बात करेंगे तो ये 23वां संस्करण है, 19 से 22 मार्च तक जो है, 19 से 25 मार्च तक ये लगातार होगा। इस अभी कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध अभ्यास है वो कौन कौन से हैं, जैसे धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ करता है भारत, शक्ति जो है वो किसके साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है, मालाबार युद्ध अभ्यास 4 देशों का है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, और इसमें अमेरिका शामिल होता है। तरंग शक्ति एक युद्ध अभ्यास है जो भारत जो है किसके साथ, USA के साथ करता है। और टाइगर ट्राइब की अगर बात करें तो ये भारत अमेरिका के साथ करता है। ऑस्ट हिंद अभ्यास जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। ये सारे के सारे कुछ महत्वपूर्ण से क्या है, युद्ध अभ्यास है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, और इसे जो है मैंने अभी जो है ये पढ़ाया था कि इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी घोषणा मनसुख मंडाविया के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा की गई थी कि नई दिल्ली में क्या होगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किए जाएंगे। तो इसका नाम जो है वो क्या है, उज्ज्वला। नाम क्या है, उज्ज्वला। उज्ज्वला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, एक जो है ये क्या है, चिड़िया है। चिड़िया में भी कौन सी, खासकर गोरैया। कौन सी चिड़िया है, गोरैया चिड़िया है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गोरैया दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। आज ही के दिन क्या मनाया जाता है, गोरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये गेम जो है 20 से 27 मार्च को आयोजित होंगे। इसमें जो है शुभंकर और लोगो लॉन्च कर दिया गया है। शुभंकर जो है उज्ज्वला है, दिल्ली की गोरैया से प्रेरित है, जो शहर के गौरव और लड़ाई की भावना का क्या है, प्रतीक है। और अगर बात करें पैरा गेम्स का गान जो है वो खेलेगा इंडिया और मेरा इंडिया जीतेगा इंडिया मेरा इंडिया, ये है। इसके गान को भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो ये रखा है कि इनका जो शब्द होगा, एक मोटो वाला जो शब्द होता है ना, वो शब्द कौन सा है, तो शब्द है खेलेगा इंडिया मेरा इंडिया जीतेगा इंडिया मेरा इंडिया। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2024 की, तो 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के नालंदा के राजगीर में जो है होगा। और 2025 के 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, उत्तराखंड में किए गए हैं। इसके अलावा अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कश्मीर में क्या किया जाएगा, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का दूसरा चरण जो है खेला जाएगा। अगला एक अभिव्यक्ति से है, मुक्त भाषण सूचकांक में 33 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो अगर बात करें तो 33 देशों में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 24वां। कौन सा स्थान है, 24वां है। अमेरिका की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच, उसके द्वारा जो है सर्वे किया गया है, और उसमें 33 देश का सर्वे किया गया था, जो बड़े 33 देश हैं। उन बड़े 33 देशों में 24वें स्थान पर जो है किसका नंबर आया है, भारत का। और उसमें ये बताया गया है कि उसका शीर्षक जो है वो क्या है, वो है हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स फ्री स्पीच। ठीक है, ये इसका जो है क्या है, शीर्षक है। शीर्षक भी ध्यान रखना है। इस सूची की अगर बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 स्थानों पर है। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 हमारी जो क्या करता है, अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये बताता है। ठीक, मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे क्या करते हैं, ये हमें स्वतंत्रता देते हैं। ये हमें
से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो 29 से 30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो कहाँ है, 32 में। ये सारे के सारे जो है हमें क्या मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं। इन अधिकारों का जो है हमें प्रयोग करना चाहिए और ये अधिकार हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस पे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है, 392। कितनी हो गई है, इनकी संख्या बढ़कर 392 हो गई है। अब लगातार क्या है, पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक है जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और गोमारा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है चपरामारी वन्य जीव अभ्यारण्य। जलपाई गुड़ी रिजर्व वन जो है उसके कुछ हिस्सों में जो ये गणना की गई है, तो उसमें टोटल अब 396 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, जब उसमें रिसर्च की गई थी उसमें पता चला कि अब लगातार वहां पर गैंडों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और गैंडे जो है बढ़कर कितने हो गए, 392। गैंडे के बारे में अगर बात करें, कुछ परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो असम में बड़े सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक संख्या है, जिसमें 90% से अधिक जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो गैंडे हैं वो कहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। एक सींग वाला गैंडा, इसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है, और ये गैंडे की सबसे बड़ी क्या है, प्रजाति है। बड़े एक सींग वाले गैंडे की पहचान काली सींग से होती है, जिसकी लंबाई, इसके सींग की लंबाई 8 से 25 इंच तक होती है। ठीक, इसके अलावा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के असम के गोलाघाट और नगाव क्षेत्रों में स्थित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है ये, और IUCN की लाल सूची में ये क्या है, सुभेद है। ठीक, IUCN की रेड लिस्ट में जो है ये लिस्टेड है। मध्य प्रदेश के किस शहर में रंग पंचमी पर पारंपरिक गेर निकाली जाएगी? दरअसल क्या है, आपको पता होगा कि इंदौर को कहा जाता है, इंदौर को क्या कहा जाता है, झांकियों का शहर। क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है झांकियों का शहर। और अगर बात करें तो अभी इंदौर में जो है क्या होता है, होली के कुछ दिन बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है जिसको कहा जाता है रंग पंचमी। और इस रंग पंचमी में क्या होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी क्या लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, स्वच्छ शहर इंदौर में रंग पंचमी पारंपरिक गेर इसमें निकाली जाएगी। और इसमें अगर बात करें तो इतिहास के लगभग 200 सालों से ये जो त्योहार है इंदौर में मनाया जा रहा है लगातार। ठीक, इसमें 3 किलोमीटर लंबी गेर में लाखों लोग शामिल होने वाले हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश के जो CM है वो भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के CM भी इसमें क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। इंदौर साल 2025 में भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और स्वच्छ शहर 2025 में कौन है, इंदौर पहले नंबर पर, सूरत गुजरात में है, नवी मुंबई महाराष्ट्र, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और 5वां है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 जो शहर है ये भारत के क्या है, सबसे स्वच्छ शहर है। अगला क्वेश्चन है UIDI। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, UIDAI ने आधार सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो अगर बात करें तो इन्होंने किसके साथ, सर्वम AI के साथ, किसके, सर्वम AI के साथ जो है समझौता किया है। अगर बात करते हैं इसकी, तो इसमें आप कह सकते हैं इसमें सुरक्षा पहुंच बढ़ाने के लिए बेंगलोर में फुल स्टैक जेनेट्रिक AI कंपनी सर्वम AI के साथ ये समझौता किया गया है कि अब जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये चाह रही है कि ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, इसको किसी भी तरीके से कोई हैक ना कर सके, इसलिए यहाँ पर ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान पत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कभी ना कभी प्रमाणित करने के लिए जो सशक्त आवश्यकता होती है उसमें इसका प्रयोग लगातार किया जाए। अर्चना जाधव भारत की एक धाविका है प्रसिद्ध, तो अर्चना जाधव जो है इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको कहा जाता है क्या, नाडा। क्या कहा जाता है, नाडा, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो यहाँ क्या हुआ है कि नाडा ने पिछले साल दिसंबर में इनके ब्लड सैंपल लिए थे और उसमें जो है एस्ट्रॉइड पाया गया था, और इस वजह से इनको जो है इनकी प्रतिस्पर्धाओं से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। इनको 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इन्होंने एक जो है प्रतिबंधित पदार्थ है जिसका नाम है ऑक्साड्रोलोन, एक प्रतिबंधित पदार्थ जो है इसका सेवन किया था। ऑक्साड्रोलोन की अगर बात करें तो ये क्या करता है, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है ना,
इन मांसपेशियों की वृद्धि करता है और जिससे कार्य क्षमता हमारी जिसको कहते हैं कोशिका गुहा, उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और खिलाड़ी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। ठीक, और इन्होंने जब क्या किया, इनका जो सैंपल लिया गया तो इनका ऑक्साड्रोलोन जो है इसमें पाया गया, इस वजह से इनको जो है इनके द्वारा जितने भी दिसंबर के बाद जो पदक हुए हैं उनको सबको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। इनका व्यक्तिगत समय की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर ये 35 मिनट में मार देती है, हाफ मैराथन 1 घंटा 20 मिनट में और 3 किलोमीटर 10 मिनट 28 सेकंड 0.82 सेकंड में जो है क्या करती हैं, इन्होंने रेस लगाई है। अच्छी रेसर थी, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो नियम बनाए गए उसमें ये फंस गई। ठीक, तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी को 2005 में नाडा पंजीकरण अधिनियम के द्वारा जो है बनाया गया था, इसको ये ध्यान रखना है। बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को किस पद पर पुनः नियुक्त किया है, तो आंसर आ जाएगा प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ। प्रबंध निदेशक, एमडी और सीईओ दोनों पदों पर वापस इनको जो है इनके पद के कार्यकाल को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इनका नया 5 वर्षीय कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से क्या होगा, प्रभावी होगा और ये 2005 से लगातार कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। बजाज ऑटो की अगर बात करें तो भारत की एक निजी कंपनी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया और 3 पहिया वाहन बनाने वाली जो है क्या है, कंपनी है। इसके अगर आप बात करें तो जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज आपने नाम सुना है ना, जिनको कहा जाता है गांधी जी के बहुत ज्यादा करीबी थे, उन्हीं के द्वारा इस कंपनी के एक उपक्रम की स्थापना भी की गई थी। जमुनालाल बजाज ने ऐसा नहीं कि बजाज ऑटो की स्थापना की है, बजाज ऑटो एक अलग कंपनी है और बजाज एक अलग कंपनी है, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं फिर वापस और पढ़ते हैं और नई चीजें।